अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सबक SSC 1 यानी दर्जा नहम के लिए है। नहम की क्लास में इस सबक का नंबर 6 और इसका उन्वान पंचायत है। पंचायत के सबसे पहले हम मायने और मफ़हूम देख लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि इस मज़मून में क्या कुछ बताया गया है। मायने हम दो तरह से देखते हैं। एक मायने लफ्ज़ी मायने होते हैं, यानी जो हम लुग़त में तलाश कर सकते हैं कि इसके लफ्ज़ी मायने क्या हैं। लफ्ज़ी मायने अगर हम लफ्ज़ पंचायत के देखें तो इसका मतलब है 5, यानी ख़ानदान के 5 बड़े लोग। 5 पंचायत का मतलब 5 बुज़ुर्गों का ग्रुप, 5 बुज़ुर्गों का एक मजमा। इस्तिलाही मायने अगर हम देखें तो इसके मायने हैं कि ख़ानदान के ऐसे 5 बुज़ुर्ग जो मामला फ़हम हो, यानी जब कोई मामला उनके सामने पेश किया जाए, जब कोई तनाज़ा या कोई मसला उनके सामने पेश किया जाए तो वो दोनों फ़रीक़ों के अच्छी तरह से मामले को समझ सकें, उनके बयानात को समझ सकें और उन बयानात को समझते हुए हक़ का और रास्ती का यानी सच्चाई का साथ देते हुए फ़ैसला सादिर करें। ये सलाहियत उनके अंदर होनी ज़रूरी है। ऐसा एक ग्रुप जो 5 अफराद पर मुश्तमिल होता है, ख़ानदान के बुज़ुर्गों का ग्रुप, और उसमें ये सलाहियत होती है कि वो हक़ और रास्ती का साथ देते हैं, यानी सच्चाई का साथ देते हैं और अपने रिश्तों को और ताल्लुकात को कभी भी खातिर में नहीं लाते। ऐसे ग्रुप को हम पंचायत कहते हैं। अब देखना ये है, हमारे पास एक सवाल आता है कि सिन्फ़ अदब के लिहाज से कोई भी सबक हमारा वो क्या हैसियत रखता है। तो सिन्फ़ अदब के लिहाज से देखने के लिए हम देखेंगे कि असनाफ़ अदब हैं क्या। असनाफ़ अदब दरअसल इसकी 2 किस्में होती हैं। सिन्फ़ अदब जो हैं उसकी 2 किस्में हैं, एक नसरी अदब होता है और दूसरा शायरी होता है। जो नसरी अदब है उसमें हम वैसे तो इसकी बहुत सारी असनाफ़ होती हैं, यानी बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन हम चंद एक किस्में हैं जिनको हम 9th और 10th में पढ़ेंगे, जिनमें से पहला ड्रामा है, फिर नावल है। नावल की आपको मिसाल याद होगी कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, नसू और सलीम की गुफ्तगू ये आप पढ़ चुके हैं। लोक कहानी है, दास्तान है और अफसाना। और इस वक्त जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सिन्फ़ अदब में से वो अफसाना ही है, क्योंकि हम इस वक्त जो पढ़ेंगे वो मुंशी प्रेमचंद का एक अफसाना है जो हमने पढ़ना है। इसी तरह शायरी की भी किस्में होती हैं, जिसमें आप मरसिया भी पढ़ेंगे, गज़ल भी पढ़ेंगे, कसीदा और मौज़ूआती नज़में भी पढ़ेंगे। मौज़ूआती नज़में में जैसे आप बरसात की बहारें पढ़ेंगे, आप हमद पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, इसको मौज़ूआती नज़में कहते हैं। तो ये वो मैंने सिर्फ वो असनाफ़ आपको बताई हैं जो आपकी कोर्स से मुतालिक हैं। इसके अलावा बेशुमार किस्में होती हैं जिनके ऊपर हम अभी फ़िलहाल तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ हमने पढ़ना ये है कि मुंशी अफसाने की तारीफ़ पढ़नी है। अफसाने की तारीफ़ आपके कोर्स की किताब में दी गई है। हम वही तारीफ़ पढ़ेंगे ताकि आपको इम्तिहान की तैयारी में आसानी हो सके। यहाँ मैंने आपकी कोर्स की किताब में मार्क कर दिया कि अफसाने की तारीफ़ कैसे करेंगे। पेज नंबर 44 अफ़साने की ये तारीफ़ दी हुई है बिल्कुल मिड में। अफ़साना एक ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़े, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए इख्तिसार, वहदत तासुर और जामियत इसकी बुनियादी सिफ़ात हैं। जब हम बोर्ड में पेपर चेक करते हैं तो 2 चीज़ों को हम ख़ास तौर पे चेक करते हैं कि अफ़साने की तारीफ़ में बयान किया गया है या नहीं किया गया। एक तो ये कि ज़िंदगी का एक पहलू, यानी एक वाक़े, पहलू या किरदार को, एक वाक़या या एक पहलू या एक किरदार को पेश किया जाता है। और दूसरी चीज़ जो चेक की जाती है वो इख्तिसार, वहदत तासुर और जामियत। ये 2 बुनियादी बातें हैं जिनको चेक किया जाता है और नंबर इन्हीं के मिलते हैं। लिहाजा मैंने इन दोनों को बोल्ड करने के लिए आपको ज़िगज़ैग की लाइन लगा दी है। जहाँ पर भी मैं ज़िगज़ैग की लाइन लगाती हूँ आप जानते हैं कि हम उसको बोल्ड करके लिखते हैं। सवालों के जवाब करने का एक ख़ास पैटर्न है, अभी आगे चल के हम उसको दोबारा ज़िक्र भी करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको अफ़साने की जो तारीफ़ है उसके बारे में पता चल गया होगा कि अफ़साने की तारीफ़ क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने ये अफ़साना जो हमारी किताब में दिया गया है वो लिखा है, उनके बारे में हमारे पास जो सवालात आते हैं उनको पेश नज़र रखते हुए मैंने आपको इसके जवाब मार्क करवाने हैं।
ये पूरे एक पेज पे उनका तारुफ़ दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो सवाल आते हैं वो मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। मसलन हालात ज़िंदगी पूछे जाते हैं, उसलूब बयान की खुसूसियात या अफसाना निगारी पूछी जाती है। ये देखें, हालात ज़िंदगी पूछे जाते हैं, उसलूब बयान या उनकी मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी के बारे में पूछा जाता है। फिर मुंशी प्रेमचंद की चंद अहम तसानीफ़ पूछी जाती हैं और इसके अलावा कुछ MCQs भी पूछे जाते हैं। मसलन मुंशी प्रेमचंद की तारीख़ पैदाइश क्या है, उनकी तारीख़ वफ़ात क्या है, उनका असल नाम क्या है, उनकी जाए पैदाइश क्या है, ये पूछा जाता है। और फिर जाए वफ़ात भी पूछी जाती है। इसके अलावा अगर कोई ख़ास बात उनके बारे में मशहूर हो, मसलन ये आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन में देखें, लिखा हुआ है कि प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। ये इनके MCQs हैं जो ख़ास तौर पे आपको याद करने होंगे, क्योंकि MCQs आपके पास 15 नंबर के आते हैं और हमने वो यहीं से तलाश करने होते हैं और सबक के दरमियान में से तलाश करने होते हैं। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, तारीख़ पैदाइश है 1880, तारीख़ वफ़ात है 1936। फिर उनका असल नाम है धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। तो फिर ये प्रेमचंद कौन सा नाम है? जी हाँ, प्रेमचंद उनका कलमी नाम है। प्रेमचंद उनका कलमी नाम है। जैसे शायर का तखल्लुस होता है, इसी तरह नसर निगार का कलमी नाम होता है। तो प्रेमचंद उनका कलमी नाम है, असल नाम उनका धनपत राय है। उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? एक गांव मलहई में, जो कि ज़िला बनारस में वाक़ है। मलहई ज़िला बनारस में उनकी पैदाइश हुई थी और उनकी वफ़ात भी बनारस ही में हुई थी। इसके बाद हमने हालात ज़िंदगी की हेडिंग के तहत क्या चीज़ लिखनी है? जी, वो हम ये लिखेंगे कि मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद, यहाँ पर हम शुरू में लिख देंगे प्रेमचंद मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA कर लिया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और मुकम्मल तौर पर इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत की। यहाँ तक इनके हालात ज़िंदगी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 2 चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है जो मुझे महसूस हुआ कि ज़्यादा अहम है। सबसे पहले ये कि मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। मुलाजमत से इस्तीफ़ा को हम बोल्ड करेंगे। और फिर क्योंकि वो अदबी कामों में, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था? इस्तीफ़ा देने का मकसद ये था कि वो इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए थे, लिहाजा ये भी एक अहम बात है। और फिर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत की थी। ये भी एक अहम पेशरफ्त थी उनकी ज़िंदगी की, अदबी दुनिया की, लिहाजा हम इसको भी बोल्ड करेंगे। ये 3 चीज़ें मैंने बोल्ड करने के लिए निशान लगा दिया। यकीनन आप इस बात को समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद है उनकी उसलूब बयान की खुसूसियात या अफसाना निगारी। मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी या मुंशी प्रेमचंद की उसलूब बयान की खुसूसियात। इसमें हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मज़दूरों और किसानों की ज़िंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है यानी उस पर छा जाती है, यानी नेकी बिल आखिर जीत जाती है। उनकी ज़ुबान सादा है। उनकी तहरीरों की बुनियाद माशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहिदे पर है। उनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं। उन्होंने तकरीबन हर उम्र और पेशे से मुतालिक किरदार पेश किए। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसमें चंद चीज़ें हैं जिनको ख़ास तौर पे नुमायाँ करके लिखने के लिए उनको बोल्ड करने के निशान लगाए हैं। मेरे स्टूडेंट्स को आज अब तक पता चल चुका होगा कि जो जितना हिस्सा मैं अंडरलाइन करती हूँ वो हमने सारा लिखना होता है, और जिस हिस्से पर मैं ज़िग-ज़ैग अंडरलाइन करती हूँ उसको हम मार्कर से यानी बोल्ड करके नुमायाँ करके लिखते हैं। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूँगी कि हम क्वेश्चंस किस तरह उनके आंसर्स लिखते हैं। यहाँ पर हम अफसाना निगारी पढ़ रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी या उनका उसलूब बयान की खुसूसियात, जिसमें हम मज़दूरों को बोल्ड करेंगे और किसानों को बोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद सादा ज़ुबान को बोल्ड किया है हमने यहाँ पर, और फिर मिसाली किरदार, मिसाली, इन 2 चीज़ों को बोल्ड करेंगे। बस ये बोल्ड कर देंगे तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आप उसलूब बयान की खुसूसियात लिख सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छी लाइन है कि उन्होंने करीबन हर उम्र और पेशे के से मुतालिक किरदार पेश किए हैं। अच्छी लाइन है लेकिन ज़रूरी लाइन नहीं है, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन करते करते रुक गई थी।
कि अगर आप चाहें तो ये शामिल कर लें, अगर आप ना चाहें तो भी आपका जवाब बिल्कुल मुकम्मल और दुरुस्त माना जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना है कि मुंशी प्रेमचंद की अहम तसानीफ़ कौन कौन सी हैं। अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि जहाँ मैं डबल अंडरलाइन करूँ वो दरअसल हेडिंग होती है। तो ये हेडिंग है मुंशी प्रेमचंद के अफ़सानों के मजमूए। मुंशी प्रेमचंद के अफ़सानों के मजमूए। अफ़सानों के मजमूए कौन कौन से हैं? सोज़े वतन नंबर 1 सोज़े वतन है, नंबर 2 प्रेम पचीसी है, नंबर 3 प्रेम चालीसी है, और नंबर 4 ज़ादे राह, और नंबर 5 पे वारदात आता है। ये 5 इनके अफ़सानों के मजमूए हैं। इसके अलावा उन्होंने क्योंकि नावल भी लिखे थे तो हम दूसरी हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अहम तसानीफ़ की, फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रेमचंद के अफ़सानों के मजमूए, फिर हम लिखेंगे प्रेमचंद के नावल। 2 हेडिंग्स हमने अहम तसानीफ़ के अंडर डालनी है। और फिर नावल में हम लिखेंगे नंबर 1 मैदान अमल, नंबर 2 बाज़ार हुस्न, और नंबर 3 गऊदान। ये 3 इनके नावल हैं। यानी अगर हम अहम तसानीफ़ का जायज़ा लें तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक उनके अफ़सानों के मजमूए हैं जो 5 की तादाद में हमारे पास ज़्यादा हैं कि क्योंकि वो ज़्यादा अहम थे, और नावल के भी नावल भी मौजूद हैं जो कि 3 हमें बताए गए हैं कि ये इन 3 को क्योंकि ज़्यादा शोहरत मिली थी, लिहाजा उन्हीं का नाम हमने इसमें लिखना होगा। अब अगर हम अपने इंडेक्स को देख लें कि हमने आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, तो हमने इन चीज़ों को कवर कर लिया है कि हम पंचायत के बारे में जान चुके हैं कि पंचायत किसे कहते हैं। फिर हमने असनाफ़ अदब भी देख ली कि कौन कौन सी होती हैं और हमने कौन सी पढ़ी हैं। फिर अफ़साना की तारीफ़ भी है। फिर मुंशी प्रेमचंद अफ़साना की तारीफ़ भी हमने मार्क कर ली थी। फिर हमने मुंशी प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी और उनके उसलूब बयान की खुसूसियात भी पढ़ ली हैं। प्रेमचंद की अफ़साना निगारी और प्रेमचंद की अहम तसनीफ़ के बारे में भी जान लिया है। आज के लिए इतना काफ़ी है कि हम दूसरे अपने सेशन में हम अफ़साने की मुख्तसर कहानी पढ़ेंगे और मशक़ी सवालात के जवाबात और अफ़साने का मरकज़ी ख़याल करेंगे। शुक्रिया।